दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का एक बार फिर से शर्मा क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे 2016 दिसंबर में जो पेपर 2016 में 2 पेपर हुए थे, ठीक है। 2 बार यूपी टेट हुआ था। अब मुझे ये नहीं पता कि वो री एग्ज़ाम हुआ था या क्योंकि यूपी टेट का पेपर जो स्टेट लेवल का टेट पेपर होता है साल में एक ही बार होता है, लेकिन 2016 में 2 बार हुआ था। अब वो किस वजह से हुआ है मुझे ये नहीं पता, लेकिन जो सेकेंड बार हुआ था दिसंबर में जो हुआ था वो वाला एग्ज़ाम का पेपर है, ठीक है। तो इसके हमने कल जो 18 क्वेश्चन इस पेपर के जो साइकोलॉजी के बाल मनोविज्ञान के 2016 में दिसंबर में जो पेपर होता है उसमें जो क्वेश्चन आए थे 30 क्वेश्चन आए थे, तो हमने 18 पिछली वीडियो में देख लिया है, सॉल्व कर चुके हैं हम लोग अच्छे से, व्याख्या सहित मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकता है, वीडियो में या प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। लाइक तो आप बाद में कर ही देते होंगे क्योंकि मैं इतनी मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों को ऑब्वियसली अच्छा लगता होगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल लगता है तो एक लाइक एक शेयर तो बनता ही है। अगर सब लोग एक एक शेयर करेंगे तब भी बहुत हो जाएगा, ठीक है। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं डेली 2-3 वीडियो डालती हूँ, तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी मैं कराती हूँ। अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल है। जैसे मैंने जीके या हिंदी मैथ, ये सारी चीज़ जो कॉमन सब्जेक्ट है वो सब जगह वही होते हैं, ठीक है। सब जगह वही क्वेश्चन घूम घूम के आते हैं और सिर्फ क्वेश्चन पूछने का तरीका हो जाता है या उनका लेवल थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैंने बहुत कुछ बता दी है। हम लोग कहाँ से 18 हो गए थे, हम लोग 19 से चलेंगे, ठीक है। तो 19 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, कहाँ है ढूंढ लेते हैं हम लोग, कहाँ है 19 नंबर क्वेश्चन, ये है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, वह अवस्था जो कि माता, मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं कुछ और क्वेश्चन लेके आऊँगी इसके साथ ताकि थोड़ी लंबी क्लास हो जाए, लेकिन मैं किसी वजह से नहीं लेके आ पाई हूँ और क्वेश्चन मैं नहीं इकट्ठा कर पाई, कलेक्ट नहीं कर पाई हूँ। तो जितने बच्चे क्वेश्चन हैं 10-11 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं केवल उन्हीं को वहाँ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र के जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है, वह क्या कहलाती है। डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या विल्सन सिंड्रोम। तो अगर हम बात करें कि सॉरी ये नहीं, एक तो ये सिस्टम मुझे ना बहुत खराब, बहुत गुस्सा आती है। हाँ क्या है, ब्रश ऑन करना रहता है, मैं उसको टच कर देती हूँ तो वो गड़बड़ हो जाती है। तो क्या कहा गया है कि वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र के जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है, तो उसे क्या कहते हैं, हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, सही होगा। जब माता के 21वें गुणसूत्र से जोड़े से एक गुणसूत्र क्या हो जाता है, अलग नहीं हो पाता है, तो उससे उसकी कमी हो जाती है बच्चों में, ठीक है। बच्चों में एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, उससे जो रोग हो जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, डाउन सिंड्रोम। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। अगर हम और बात करें जो ऑप्शन दिया गया, ये चारों ही क्रोमोसोम से या जीन्स से या गुणसूत्रों से संबंधित रोग हैं, तो हम चारों बात कर लेते हैं। जैसे क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम क्या है ये मैं बता देती हूँ क्योंकि इतनी छोटी स्क्रीन में और उंगली से लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो मैं जो बोल रही हूँ आप लोग लिख सकते हैं। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम क्या होता है कि ये मेल में होता है, ठीक है। ये रोग किस में होता है, मेल में, पुरुषों में होता है। कब होता है, इसमें क्या होता है कि पुरुषों में एक गुणसूत्र क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। जो पुरुष होते हैं मेल में होता है तो उनमें क्या होता है, एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। किस गुणसूत्र के, एक्स क्रोमोसोम से, मतलब जो लड़कियों में एक एक्स गुणसूत्र क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, तो उससे क्या हो जाता है कि उनमें ना लड़कियों वाले लक्षण दिखने लगते हैं। तो ये क्या हो जाता है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम होता है। अगर हम बात करें टर्नर सिंड्रोम क्या है, तो ये स्त्रियों में होने वाला रोग है। इनमें क्या होता है कि महिलाओं में एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है, जिससे क्या हो जाता है, उन्हें बांझपन की शिकायत होने लगती है, ठीक है। अगर हम बात करें विल्सन सिंड्रोम क्या है, इसमें क्या हो जाता है कि ये एक रोग, मतलब कि क्रोमोसोम से ही रिलेटेड रोग है। इसमें क्या हो जाता है कि मनुष्य में कापर की अधिकता हो जाती है, उसे क्या होता है, विल्सन सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। मैंने चारों ऑप्शन बता दिए हैं कि क्या कैसे होता है, आप लोगों ने लिख भी लिया होगा, मैं ऐसा करती हूँ, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 20 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। कह रहे हैं कोहलबर्ग, यहाँ से देखिए आप एक क्वेश्चन ये भी देख सकते हैं कि कोहलबर्ग ने क्या किसका सिद्धांत दिया, नैतिकता का सिद्धांत दिया। यहाँ से आप ये क्वेश्चन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता जो है वो बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है, पूर्व पारंपरिक अवस्था में,
पारंपरिक अवस्था में, पश्चात पारंपरिक अवस्था में, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें, 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तो कोहलबर्ग ने नैतिक की 3 ही अवस्था दी है, ठीक, नैतिकता की 3 अवस्था ही दी है उन्होंने। कौन कौन सी? पूर्व नैतिक अवस्था, ठीक है, पारंपरिक नैतिक अवस्था, पश्चात पारंपरिक नैतिक अवस्था, ठीक है। तो कोहलबर्ग के अनुसार कितनी अवस्थाएं नैतिकता की? 3 अवस्थाएं उसने दी हैं। पूर्व नैतिक अवस्था कहते हैं उसको, पूर्व नैतिक अवस्था भी कहते हैं, पूर्व पारंपरिक अवस्था भी कहते हैं, पूर्व रूढ़िवादी चरण भी कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इनकी एज की बात, तो ये बताया उन्होंने 3 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए। पारंपरिक की बात करें, पारंपरिक अवस्था कहो या परंपरावादी कहो या रूढ़िवादी कहो या नैतिक अवस्था कहो, ये एक ही चीज़ के नाम है। तो इसको कितना कहा उन्होंने? 10 से 13 वर्ष के बच्चों को, ठीक है। पश्चात पारंपरिक अवस्था क्या होती है? ये उत्तर परंपरावादी भी कहते हैं, उत्तर रूढ़िवादी, उत्तर परंपरावादी, सब मतलब अलग अलग नाम है इसके, कई अलग। जैसे पश्चात परंपरावादी अवस्था भी कहते हैं, उत्तर परंपरावादी अवस्था भी कहते हैं, उत्तर रूढ़िवादी अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। तो इसकी उम्र उन्होंने कितनी बताई है? 13 से 16 वर्ष के बच्चों में, ठीक है। तो उनका कहने का मतलब ये था कि पूर्व परंपरागत अवस्था है, पूर्व नैतिक अवस्था है, पूर्व रूढ़िवादी अवस्था क्या होती है? 3 से 10 वर्ष के बच्चों की होती है। पारंपरिक अवस्था या नैतिक अवस्था या रूढ़िवादी अवस्था 10 से 13 वर्ष के बच्चों के लिए होती है। और अगर पश्चात पारंपरिक अवस्था कहें या उत्तर परंपरावादी कहें, तो ये कितने वर्ष के बच्चों में होती है? ये होती है 13 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है। अगर हम अब बात करें कि हमारा आंसर क्या होगा, क्योंकि कोहलबर्ग का मतलब टॉपिक थोड़ा बड़ा है, मैं पूरा समझाने बैठूंगी तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो मैंने तीनों ऑप्शन के बारे में बता दिया। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा आंसर सही होगा? पूर्व परंपरावादी अवस्था, क्योंकि ये 3 से 10 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें क्या होता है कि बच्चे जो नैतिकता होती है वो बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित करते हैं। उनके अंदर मतलब वो अंदर से उनके इतने नैतिकता नहीं होती, वो मजबूरी में करते हैं, ठीक, किसी मजबूरी में वो करते हैं, अपनी इच्छा से नहीं करते, उनकी आंतरिक इच्छा से नैतिकता नहीं होती, बल्कि वो किसी बाह्य कारक के दबाव में आकर ऐसे नैतिकता को अपनाते हैं। तो वो क्या, जैसे कि मान लीजिए 2 बच्चे हैं, ठीक है, दोनों भाई हैं, कोई सामान माँ बाप लेके आए हैं, तो एक बच्चे ने पूरा रख लिया, ठीक है, एक बच्चा क्या है पूरा रख लिया, कह रहा है सारे खिलौने मेरे हैं, मैं नहीं दूंगा। तो उससे क्या करते हैं माँ बाप जो होते हैं, पेरेंट्स क्या होते हैं, उससे डरवाते हैं कि हम तुम नहीं दोगे तुमको मारेंगे, या कुछ भी जो पनिशमेंट देने, या उससे डराते धमकाते। तो बाह्य कारक द्वारा फिर वो क्या करता है, वो उसे सामान दे देता, आधे खिलौने दे देता। तो वहाँ पे क्या होता है कि बाह्य कारक के दबाव के कारण वो नैतिकता अपनाता है। तो क्या पूर्व पारंपरिक अवस्था, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? ठीक है, ये क्रम, ये समझाने वाली चीज़ नहीं, ये क्रम हमेशा पूछा जाता है, आप इसका क्रम याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्रम जो है वो कौन सा आंसर हमारा होगा? पहले क्या आता है? पहले आता है अंडाणु, ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है? शुक्राणु, फिर युग्मनज, फिर ब्लास्टोसिस्ट। मतलब ये अगर आपने साइंस पढ़ा होगा तो साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सबसे पहले क्या होता है? अंडाणु मतलब ओवरी, ठीक है, ये क्या पाया जाता है? फीमेल में। फिर शुक्राणु मतलब ये मेल सेक्स ऑर्गन से निकलकर जो वो शुक्राणु होते हैं वो निकल के कहाँ जाते हैं? फीमेल के पास जाते हैं। फिर युग्मनज, युग्मनज कब होता है? युग्मनज कब बनता है? जब उनके दोनों के बीच में मेल मतलब कि अंडाणु शुक्राणु के बीच में क्या निषेचन होता, फर्टिलाइजेशन होता, तब युग्मनज बनता है। और युग्मनज के बाद ही क्या? ब्लास्टोसिस्ट मतलब किसी नए जीव की उत्पत्ति होती, नया भ्रूण बनता है, ठीक है। तो ये क्रम है इसका, तो ये क्रम आप लोग याद कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 22, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? क्रेचमर के द्वारा, यूंग के द्वारा, सेल्डन के द्वारा या स्प्रेंजर के द्वारा? तो अगर हम यहाँ बात करें तो ये जो चारों ऑप्शन दिए गए, क्रेचमर, यूंग और सेल्डन और स्प्रेंजर, इन चारों ने किस परीक्षण पर प्रयोग किया था? व्यक्तित्व परीक्षण पर दिया है, ठीक है। इन्होंने अपने नियम किस पर दिया है? पर्सनालिटी टेस्ट पर, मतलब व्यक्तित्व परीक्षण पर, ठीक है। ये चारों व्यक्तित्व परीक्षण से संबंधित हैं। अगर बात करें, मैं इसको पहले ही बता चुकी, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, ये व्यक्तित्व परीक्षण के प्रकार किसने दिए हैं? तो इसको दिया है कार्ल गुस्ताव जुंग ने, या युंग कहो जुंग कहो, दोनों मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। मैं बता देती हूँ अंतर्मुखी क्या, उनके अनुसार अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले वो होते हैं जो अपने आप में बिजी रहते हैं, उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं, वो अपने आप में, अपने अकेले कमरे में क्या अकेले में बातें करें, अपने आप से ही
उन्हें भाईचारे से या दूसरों से कोई मतलब नहीं, तो वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं। बहिर्मुखी क्या होते हैं, जो सबके साथ रहते हैं, सबके साथ घुल मिल कर रहते हैं, सबसे बातें करते हैं भाईचारे में, समाज में से, तो वो क्या होते हैं, बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं। उभयमुखी क्या होते हैं, जो दोनों तरह के होते हैं, ठीक है, जिनमें दोनों तरह के गुण पाए जाते हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों तरह के गुण पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं, उभयमुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं, ठीक है। अगर हम क्रैचमर की बात करें तो इनके अनुसार व्यक्तित्व परीक्षण के इन्होंने कितने प्रकार बताए हैं, इन्होंने व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से, किस आधार पर बताए, ये भी बता देते हैं। ग्रंथि के आधार पर, शरीर रचना के आधार पर इन्होंने 4 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं। लंबकाय, मैं बस शॉर्ट में लिखूँ, लंबकाय, गोलकाय, सुडोलकाय और मिश्रित काय, ठीक है। मैं इसको पहले भी बता चुकी हूँ, बोल रही हूँ, आप लिख सकते हैं, ठीक है। जिसको लिखना होगा वो मेरी आवाज़ सुन के लिख सकता है। अगर हम बात करें कि उसके बाद क्या है हमारा, सेल्डन, ठीक है। सेल्डन ने व्यक्तित्व को कितने प्रकार से बताया है, सेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व कितने प्रकार के हैं, सेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व जो हैं वो हैं 3 प्रकार के, ठीक है। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। सेल्डन ने व्यक्तित्व को कितने प्रकार से बांटा, 3 प्रकार, एंडोमार्फिक, एंडोमार्फिक, ये तीनों में मार्फिक लगाओ, मेसोमार्फिक, और तीसरा है क्या, एक्टोमार्फिक। तो सेल्डन के अनुसार कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक, एक्टोमार्फिक। सबसे ज़्यादा प्रकार किसने बताए हैं, स्प्रेंजर ने। स्प्रेंजर के अनुसार कितने हैं, इन्होंने 6 प्रकार बताए हैं। सैद्धांतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और कलात्मक। तो इनके अनुसार कितने व्यक्तित्व होते हैं, कितने व्यक्तित्व के प्रकार होते हैं, 6 होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं। सोपान मतलब चरण है। तो कह रहा है उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण, ये किस विधि के चरण हैं, निगमन विधि के हैं कि आगमन विधि के हैं कि अंतर्दर्शन विधि के हैं कि बहिर्दर्शन विधि के हैं, ठीक है। तो हमें पता है निगमन विधि क्या होती है। निगमन विधि वो होती है कि हम पहले किसी मतलब बच्चों को नियम समझाते हैं, फिर हम उसको धीरे धीरे नियम समझा के फिर उसको क्या करते हैं, हम धीरे धीरे उदाहरण की ओर ले जाते हैं, ठीक है। और आगमन विधि में क्या होता है कि सबसे पहले हम बच्चों को उदाहरण देते हैं, किसी वस्तु को दिखा, जैसे हम पहले उनको मूर्त वस्तुओं से या किसी चीज़ को उदाहरण देते हैं, उसको समझाते हैं कि ये चीज़ है, उसके बाद धीरे धीरे उसे क्या नियम की ओर ले जाते हैं। तो ये आगमन विधि होता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्या, पहले उदाहरण है, पहले हमने क्या किया, बच्चों को उदाहरण दिया, उनका निरीक्षण करवाया, फिर उसके बारे में बताया, उसका वर्गीकरण किया, बाद में क्या किया, नियमीकरण किया। तो बाद में नियम कब बताते हैं, आगमन विधि में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। 24 में क्या है, फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण होता है इदम में, अहम में, पराम में या परिस्थितियों में। तो फ्राइड के अनुसार, फ्राइड ने कितने प्रकार के दिए हैं, 3 प्रकार के, ठीक है। 3 प्रकार से उन्होंने मतलब जो मूल्य होते हैं उन्होंने 3 प्रकार से बांटे हैं, इदम, अहम, पराहम। इसको कहते हैं इड, ईगो, सुपर ईगो, ठीक है, ऐसे भी कहते हैं इंग्लिश में, इदम, अहम, पराहम। तो हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण कब होता है, आंतरिकीकरण का मतलब ये है कि हम कब अंदर से मतलब अपनी इच्छा से कब वो करते हैं, तो किस में होता है, पराहम में। पराहम में बच्चे क्या करते हैं, आंतरिकीकरण कर लेते हैं अपने मूल्यों का। इदम में क्या होता है, इदम मतलब ये कह सकते हैं हम कि अचेतन मन, ठीक है। इदम में वो मतलब वो बातें आती हैं, वो मूल्य आते हैं जो हमारे अचेतन में, जिनको हम ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे ही पढ़े, तो वो क्या होते हैं, इदम होता है। अहम क्या होता है, चेतन मन में, मतलब वो मूल्य जो हम अपने चेतन में, जो हम अपनी मतलब चेतन का मतलब कि याददाश्त में, अपनी जागृति में, ये कह सकते हैं वो मूल्य। अपराम क्या, अचेतन होता है, ठीक है, जब हम नैतिकता को अपना लेते हैं आंतरिक रूप से पूरी तरह से, तो पराहम। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। अगर हम फ्राइड की बात करें तो फ्राइड ने कौन सा सिद्धांत दिया, मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया है, मनोलैंगिक सिद्धांत भी फ्राइड ने दिया है, दमन का सिद्धांत भी फ्राइड ने दिया है। अगर हम बात करें इरोस थानाटोस का सिद्धांत भी किसने दिया है, फ्राइड ने दिया। तो फ्राइड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको एक बार ज़रूर पढ़िएगा, नहीं तो मैं खुद पढ़ा दूँगी कभी मौका मिला तो, ठीक है। अगर 25 की बात करें, व्यवहारवादी मतलब किस व्यवहारवादी ने कहा है
कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहो बना सकता हूँ। मैं ये पहले भी एक बार बता चुकी हूँ कि किसने कहा है कि कोई एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने क्या कहा, जो व्यवहारवादी, उन्होंने क्या कहा है कि मुझे आप कोई न्यू बॉर्न बेबी दे दीजिए, आप उसको जो चाहेंगे मैं वो बना दूंगा, ठीक है, डॉक्टर, वकील जो कहेंगे वो मैं बना सकता हूँ, बस न्यू बॉर्न बेबी अभी मतलब जो छोटा हो वो मुझे दे दीजिए। तो उनके अनुसार ये था कि हम जिस व्यवहार में, जिस वातावरण में रखते हैं उसको, उसी तरह वो बन जाता है। तो ये किसने कहा था, वाटसन ने। तो वाटसन, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। वाटसन ही है जो व्यवहारवादी हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं अपने 26 नंबर। 26 नंबर क्या है हमारा, ध्यान आकर्षित होने में किसकी भूमिका प्रमुख होती है, उद्दीपन की तीव्रता की, उद्दीपन की उपादेयता की, उद्दीपन की विश्वसनीयता की, उद्दीपन की सक्रियता की। तो उद्दीपन की तीव्रता, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। क्यों, देखो उद्दीपन कई प्रकार से होते हैं, उद्दीपन कम होते हैं, कम वाले भी होते हैं, मंद वाले भी होते हैं, लेकिन जो तेज होते हैं, जो तीव्र होते हैं, ठीक है, वो किसी भी प्रकार के तीव्र होते हैं, हो सकते हैं। तो उनमें हमारा क्या ध्यान पहले जाता है। जैसे मान लिया 2-4 चीज़ रखी हुई हैं, ठीक है, उनमें से कोई है जो मतलब सब चमक रही हैं, कोई धीमी, कोई तेज, ऐसे कोई मतलब मान लिया हमने बल्ब रखे हुए हैं, ठीक है, हमने 10 बल्ब लगा दिए अलग अलग कलर के, सब कोई धीमे जल रहा, कोई मतलब तेज जल रहा, लेकिन एक जो होगा जो बहुत तेज, जो सबसे तेज जल रहा होगा, उस पर हमारा ध्यान सबसे पहले जाएगा, ठीक है। तो ध्यान कौन आकर्षित करता है, जो सबसे तेज होता है, सबसे तीव्र होता है, सबसे अलग होता है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं उद्दीपन की तीव्रता क्या होती है, हमारा ध्यान आकर्षित करने में प्रमुख भूमिका निभाती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। 27 क्या है, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, शिक्षण, सहानुभूति, समदृष्टि या प्रेरणा। तो छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला क्या है, शिक्षण। शिक्षण रुचि नहीं उत्पन्न कर सकती, ये जरूरी नहीं कि शिक्षण अच्छी हो या खराब हो, इससे मतलब नहीं, लेकिन शिक्षण बच्चों में पढ़ने के लिए रुचि नहीं उत्पन्न कर सकती। सहानुभूति नहीं, ये भी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि आप किसी की सहायता करें, सहानुभूति जताएंगे तो पढ़ने लगेगा, बिल्कुल नहीं। समदृष्टि भी नहीं होता, बल्कि प्रेरणा, ठीक है, जब हम किसी चीज़ की प्रेरणा देते हैं, प्रेरित करते हैं उसे, तो वो क्या करता है, पढ़ने में रुचि उसकी उत्पन्न हो जाती है। छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला क्या है, प्रेरणा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। 28 क्या है, फ्राइड के अनुसार ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी क्रिया को करने की असफलता है। विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे विस्मृति की जितनी भी परिभाषा दी गई ये सब सही है, लेकिन कह रहा है इनमें से फ्रॉइड के द्वारा कौन सी कही गई ये बताना है हमें। तो फ्रॉइड के द्वारा कौन सी कही गई है हमारे, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। फ्राइड ने कहा है कि विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। यही क्या है, दमन का सिद्धांत भी यहीं से उन्होंने दिया है। उनके अनुसार ये था कि जो हमें जो दुख पहुंचाती हैं, ऐसे अनुभव या ऐसा दृश्य या ऐसी स्मृति, ऐसी मेमोरी जो हमें दुख पहुंचाती है, जो हमारे लिए कष्टदायक होती हैं, हम उन्हें क्या करते हैं, जल्दी भूल जाते हैं, ठीक है, हम उन्हें भूल जाते हैं, उनका हम दमन कर देते हैं। तो ये क्या है, इन्होंने बताया था फ्राइड के अनुसार यही। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहीं पर उन्होंने क्या दिया था, दमन का सिद्धांत। 30 क्या है, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है, वाटसन के द्वारा, कोफका के द्वारा, कोहलर के द्वारा, गेस्टाल्टवादियों के द्वारा। तो SOR सिद्धांत किसने दिया है, वाटसन ने। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, ठीक है। कोहलर ने क्या दिया, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया। गेस्टाल्टवादी कोफका कौन है, गेस्टाल्टवादी हैं। कोफका, कोहलर और वर्दीमर, ये तीनों कौन है, गेस्टाल्टवादियों में गिने जाते हैं। 30 क्या है, वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो सकता है, वो क्या कहलाता है, नामित मापनी, क्रमसूचक मापनी, अंतराल मापनी, अनुपात मापनी। पूछा जाता है मापन के प्रकार क्या हैं, तो ये मापन के 4 प्रकार दिए गए हैं, 4 होते हैं, ये चारों दिया गया है, ठीक है। तो ये चारों क्या मापन के प्रकार हैं, नामित, क्रमसूचक, अंतराल और अनुपात। तो जो जिनमें समस्त गुण होते हैं और जो परम शून्य तक जाता है वो सिर्फ एक ही है, क्या है, अनुपात मापनी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। अनुपात मापनी की मतलब शून्य कैसे इसमें है, जैसे रेशियो में चलता है। मान लिया किसी बच्चे के पास कोई गुण है, मान लिया किसी बच्चे के पास वो सिलाई कर लेता है, ठीक है, तो एक बच्चा कोई है वो सिलाई नहीं कर पाता, मतलब सिलाई का गुण जो है उसका उसमें क्या है, एकदम शून्य है, तो वो रेशियो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो अनुपात मापनी क्या है, परम शून्य तक जाता है। तो ऑप्शन नंबर
डी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। अगर हम क्रम सूचक मापनी करें तो इसमें क्या है, इसमें जीरो नहीं आता। क्यों? अगर आप कभी देखिए, आप क्रम जब लिखते हैं, क्रमांक संख्या लिखते हैं, तो आप कभी जीरो से शुरू करते हैं? नहीं करते ना, एक से शुरू करते हैं। तो इसमें जीरो आता ही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि आज के हमारे क्वेश्चन भी ख़त्म हो गए हैं। 2016 के जो भी साइकोलॉजी के बाल मनोविज्ञान के क्वेश्चन थे हमने सारे ख़त्म कर दिए हैं। अब हम फिर देखते हैं, अगर कोई प्रीवियस क्वेश्चन है तो वो सॉल्व करते हैं, नहीं तो फिर हम, अभी तो 2011 से स्टार्ट हुआ था ना, तो अभी तो काफ़ी हैं प्रीवियस क्वेश्चन, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दूँगी। और बीच में अगर मौका मिला तो मैं टॉपिक भी 1-2 टॉपिक बीच बीच में पढ़ाते जाऊँगी, ठीक है। तो अब यहीं पर क्लास हम लोग ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास पर। तब तक इंतज़ार कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय, धन्यवाद।